Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस। इसको डिस्कस करने से पहले आपने दो टर्म्स जहन में रखनी है जो लेक्चर में बार बार इस्तेमाल होंगी। एक व्हाट इज़ एब्जॉर्टिव हेटेरोट्रोफ्स, व्हाट इज़ इंजेस्टिव हेटेरोट्रोफ्स। तो जब हम एनिमल्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में 5 स्टेप आते हैं, जिसकी वजह से सबसे पहला स्टेप आता है कोई चीज़ इंजेस्ट होती है, इंजेस्ट। दूसरा स्टेप आता है डाइजेस्ट। तीसरा स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन। चौथा स्टेप आता है एसिमिलेशन और पांचवा स्टेप आता है इजेशन। तो एक नॉर्मल जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है उनको हमने ये 5 स्टेप के अंदर डिवाइड किया है। इंजेशन का मतलब क्या है? चीज़ का अंदर जाना। डाइजेशन का मतलब क्या? चीज़ का टूटना। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? चीज़ का सेल के पास पहुंचना। इसी तरह एसिमिलेशन का मतलब क्या है? चीज़ का इस्तेमाल होना। और लास्ट में इजेशन का मतलब है जो फालतू मटेरियल बच गया उसको बॉडी से बाहर निकालना। तो ये अपने जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसके 5 स्टेप याद रखने हैं इन दो टर्म्स को समझने के लिए। वो ऑर्गेनिज्म जो हेटेरोट्रोफ्स, हेटेरोट्रोफ्स का मतलब है कि वो दूसरों से खुराक लेते हैं, दूसरों से खुराक लेते हैं। अगर वो इंजेशन कर रहे हैं, खुराक को अंदर लेके जा रहे हैं और अंदर ही डाइजेस्ट कर रहे हैं और अंदर ही एब्जॉर्प्शन हो रही है, अंदर ही एसिमिलेशन हो रही है, अंदर ही कि उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर रिलीज़ किया जा रहा है, तो वो इंजेस्टिव हेटेरोट्रोफ्स हैं। जैसे हम इंजेस्टिव हेटेरोट्रोफ्स हैं, हम लुकमे की शक्ल में खुराक अंदर लेके जाते हैं, फिर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस खुराक को डाइजेस्ट करता है, फिर वो डाइजेस्टिव सिस्टम से खुराक जाती है सेल के पास, ये और जाती ब्लड के ज़रिए से है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो जब हम इंजेस्टिव हेटेरोट्रोफ्स की बात करते हैं, दे फर्स्ट इंजेस्ट द फूड, कि ये पहले खुराक को अंदर लेके जाएंगे। इंजेशन का मतलब है अंदर लेके जाएंगे। इन द फॉर्म ऑफ लार्ज बोलस, बड़े बड़े नवालों की शक्ल में। डाइजेस्ट द फूड, और जो फूड अंदर गया है इनटू स्पेशलाइज्ड कैविटी, उसको मखसूस किस्म की कैविटीज़ के अंदर डाइजेस्ट करेंगे। जैसे जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे इंजेस्टिव हेटेरोट्रोफ्स हैं। लेकिन जब हम फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई में पहले 2 जो प्रोसेस हैं वो बॉडी से बाहर होते हैं। यानी जब बॉडी के अंदर खुराक इंटर होती है तो वो डाइजेशन के बाद इंटर होती है। इस वजह से चूँकि डाइजेशन के बाद वाला प्रोसेस फंजाई में सबसे पहले होता है, इस वजह से इनको हम कहते हैं एब्जॉर्टिव हेटेरोट्रोफ्स। इनमें इंजेशन सबसे पहले होती है, इस वजह से इनको कहा जाता है इंजेस्टिव हेटेरोट्रोफ्स। तो होता क्या है कि जिस फूड के ऊपर फंजाई ग्रो करता है तो वो अपने एंजाइम को उस फूड पर रिलीज करता है बाहर, आउटसाइड द बॉडी। वो एंजाइम क्या करते हैं? बॉडी के बाहर फूड को डाइजेस्ट करते हैं और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं फिर उनको एब्जॉर्ब, बॉडी के अंदर लाया जाता है एब्जॉर्प्शन के ज़रिए से, क्योंकि डाइजेशन के बाद कौन सा प्रोसेस आता है? एब्जॉर्प्शन। तो उसके बाद वो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और जो फजूल मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी आप कह सकते हैं इंजेस्टिव हेटेरोट्रोफ्स में यहाँ से काम स्टार्ट होता है और एब्जॉर्टिव हेटेरोट्रोफ्स में यहाँ से काम स्टार्ट होता है। तो दे सिक्रेट द डाइजेस्टिव एंजाइम आउटसाइड द बॉडी, ये अपने एंजाइम को बाहर रिलीज करेंगे। डाइजेस्ट द फूड, वो बाहर ही फूड को डाइजेस्ट करेंगे आउटसाइड। एंड एब्जॉर्ब, क्योंकि डाइजेशन के बाद क्या आता है? एब्जॉर्प्शन आती है। एब्जॉर्प्शन स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल छोटे छोटे बने हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन से मोनोसैकेराइड बन जाते हैं, प्रोटीन की डाइजेशन से अमीनो एसिड बन जाता है, इसी तरह आप कह सकते हैं फैट्स की डाइजेशन से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन जाते हैं। तो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं उनको जो फंजाई की बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये फंजाई में ये काम हो रहा है।
तो ये दो टर्म्स आपने याद रखनी है कि इंजेस्टिव हेटेरोटोस में पहले खुराक अंदर जाती है, अंदर ही डाइजेशन होती है, अंदर ही एब्जॉर्प्शन होती है, अंदर ही एसिमिलेशन होती है, उसके बाद एजेशन होती है। लेकिन इनमें क्या होता है, सबसे पहले डाइजेशन बाहर होती है और एब्जॉर्प्शन बॉडी में होती है, एसिमिलेशन होती है और उसके बाद एजेशन होती है। अच्छा, उसके बाद ये दो टर्म्स डिस्कस करने के बाद हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले 5 किंगडम सिस्टम जिस साइंटिस्ट ने पेश किया है उसका नाम है रॉबर्ट विटेकर, रॉबर्ट वाइटेकर, और पेश कब किया था? 1969 में। उसने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया और उस डिवीजन के लिए उसने 2 बेसिस सेलेक्ट की, एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल्स और 3 प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, इंजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब ये जो 2 टर्म्स हैं इसकी आपको क्लियर कट एक्सप्लेनेशन मिल गई है कि इंजेशन क्या होती है, एब्जॉर्प्शन क्या होती है। तो ये दोनों हेटेरोट्रोफ्स के मैकेनिज्म है। तो ये पहले वाला क्या है, ऑटोट्रोफ्स। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, खासतौर पे हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें, वो इन 3 तरीकों से खुराक अंदर लेके जाते हैं। कुछ फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ इंजेशन करते हैं, कुछ एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो इसने 2 चीज़ों को बुनियाद बना के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को एट डिफरेंट लेवल और 3 प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन, खुराक हासिल करने के जो 3 बड़े मेथड हैं उनको बुनियाद बना के क्लासिफिकेशन की है। अब उस क्लासिफिकेशन को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे हुई है। 2 बुनियादें हैं, एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरी आप कह सकते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको टाइप ऑफ सेल की बुनियाद पे 2 बड़े ग्रुप में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अच्छा, ये किंगडम से ऊपर वाला लेवल है, इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं डोमेन्स। ये इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होते हैं कहीं कहीं एम्पायर्स, ठीक है। तो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, हमने कहा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बिहाफ पे। तो पहली चीज क्या है, टाइप ऑफ सेल की बुनियाद पे, क्योंकि 2 किस्म के सेल हैं, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट्स है। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स। अच्छा, प्रोकैरियोट्स के लिए रॉबर्ट विटेकर ने एक पूरा किंगडम बनाया, जिस किंगडम का नाम रखा किंगडम प्रोकैरियोटी या किंगडम मुनेरा, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स पर मुश्तमिल है। इसमें सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक हैं। अच्छा, इसको किंगडम मुनेरा का नाम क्यों दिया? क्योंकि जितने भी प्रोकैरियोट हैं वो सारे यूनिसेलुलर होते हैं। सारे क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। कोई भी इसमें ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो मल्टी सेलुलर हो। हाँ, ये बात आपने जहन में रखनी है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाद दफे इकट्ठे होके कॉलोनियल स्ट्रक्चर बना सकते हैं और फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना सकते। फिलामेंटस से क्या मुराद है? इस तरह काफ़ी सारे सेल, लेकिन ये सारे सेल एक अलग-अलग ऑर्गेनिज्म, ये अलग ऑर्गेनिज्म है, ये अलग है, इसमें सारे यूनिसेलुलर हैं, इकट्ठे होकर इन्होंने एक फिलामेंट बनाए। कॉलोनियल में भी ये होता है, काफ़ी सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलकर कॉलोनी बना देते हैं। इस वजह से इसका नाम रखा गया मुनेरा। तो मुनेरा का लफ्ज़ी मतलब है अकेला, जो अकेला ज़िंदगी गुजारे, यानी जिसके अंदर अकेला सेल हो, वो किंगडम मुनेरा के मेंबर। तो इसमें चूंकि सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हैं प्रोकैरियोट्स में, तो इस वजह से इसका नाम किंगडम मुनेरा भी रखा है। उसके बाद यूकैरियोट्स की बात आ जाती है। अब यूकैरियोट में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स हैं। पहला लेवल क्या है? नंबर ऑफ सेल्स, जैसे इस बुनियाद के ऊपर, और दूसरा है अरेंजमेंट ऑफ सेल, सेल की अरेंजमेंट। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को बुनियाद बनाएं तो यूकैरियोटिक सेल रखने वाले ऑर्गेनिज्म को 3 बड़ी कैटेगरी में डिवाइड किया गया। सबसे पहले यूनिसेलुलर, सिंपल मल्टीसेलुलर और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर। सिंपल मल्टीसेलुलर और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर में डिफरेंस क्या है? सिंपल मल्टीसेलुलर में सेल ऑर्गेनाइज होते हैं और ऑर्गेनाइज नहीं होती, जस्ट एक ग्रुप ऑफ सेल है, उसमें डिफरेंशिएशन नहीं होती। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? सेल ऑर्गेनाइज होते हैं, ऑर्गेनाइज होने के बाद टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के बाद आपके ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है, में भी पूरा इंडिविजुअल बन जाते हैं। तो अगर सेल जस्ट मौजूद, काफ़ी सारे एक ऑर्गेनिज्म में सेल मौजूद हों लेकिन वो ऑर्गेनाइज होकर कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर ना बना रहे हो,
कोई प्रॉपर अरेंजमेंट ना शो कर रहे हो तो वो सिंपल मल्टीसेल। अगर उसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, उसमें टिश्यूज बन रहे हैं, उसमें ऑर्गन्स बन रहे हैं, ठीक है, तो या इवन टिश्यू ही बन रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये 3 लेवल हैं, अकेला सेल, काफ़ी सारे सेल बट नॉट ऑर्गेनाइज्ड, मैनी सेल्स बट ऑर्गेनाइज्ड। तो ये 3 लेवल हैं। अब इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। तो जितने भी ज़्यादातर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं वो सारे नहीं, ज़्यादातर प्रीडोमिनेंटली जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं उनको किस में रखा गया? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। अच्छा, यहाँ इस पॉइंट को समझाने से पहले एक थोड़ी सी मैं एवोल्यूशन की सीक्वेंस बता देता हूँ। जब हम बात करते हैं एवोल्यूशन की तो इसका मतलब क्या होता है कि चीज़ सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आई, चीज़ सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आई। तो एवोल्यूशन में सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स हैं, तो साइंटिस्ट का ख्याल है इनकी एवोल्यूशन सबसे पहले हुई। उसके बाद इनसे यूकैरियोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, फिर इनके कुछ सेल इकट्ठे होकर उन्होंने एक ऑर्गेनिज्म बनाया जो सिंपल मल्टीसेलुलर है। यानी आप कह सकते हैं यूनिसेलुलर के जो डिसेंडेंट है, 2 वर्ड इस्तेमाल होते हैं, इंसेस्टर एंड डिसेंडेंट। तो इंसेस्टर अबाव अजदाद को कहा जाता है, डिसेंडेंट आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको कहा जाता है, औलाद को कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं एवोल्यूशन की फील्ड में सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर द डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो किंगडम प्रोटिस्टा में उन सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी रखा गया दैट आर कंसीडर्ड, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है दे आर द डायरेक्ट डिसेंडेंट जो बराह रास्त औलाद हैं ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की। तो ये 2 बड़े ग्रुप शुरू में किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर शामिल किए गए। अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट, ये 3 पॉइंट को समझने के बाद हम डिस्कस करें तो 2 किंगडम बन गए, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, हमने 2 बेसिस पे पूरी क्लासिफिकेशन करनी है। सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अभी तक हमने जो क्लासिफिकेशन की है वो ऑन द बेसिस ऑफ सेल की है। जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसको मजीद 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, कि उनमें खुराक कैसे हासिल की जाती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने डिस्कस किया, फोटोसिंथेसिस, तो वो और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस से अपनी खुराक हासिल करते हैं उनको किंगडम प्लांटी में रखा गया। तो किंगडम प्लांटी के अंदर यूजली जो ऑर्गेनिज्म है वो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हैं, ऑटोट्रोफ्स हैं। ऑटोट्रोफ्स से क्या मुराद है कि वो अपनी खुराक को फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से बनाते हैं। आगे इसकी एग्जांपल है मोसिस, ये भी एक प्लांट का ग्रुप है, फर्न्स, ये भी प्लांट का ग्रुप है, फ्लावरिंग प्लांट्स, ये भी प्लांट का ग्रुप है। चैप्टर नंबर 9 में इनको डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा जो मैकेनिज्म है वो एब्जॉर्प्शन का है कि वो अपने एंजाइम को बाहर रिलीज़ करेंगे, बाहरी फूड डाइजेस्ट होगा, जो मटेरियल बनेगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल छोटे छोटे रिलीज़ होंगे आफ्टर डाइजेशन, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इनको मल्टीसेलुलर रिड्यूसर भी कहा जाता है, मल्टीसेलुलर रिड्यूसर्स भी कहा जाता है। तो ये फंजाई के लिए हम यूजली 3 वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये रिसाइकलर हैं या रिड्यूसर हैं या डीकम्पोजर्स हैं, तीनों वर्ड्स, इन सब का मतलब ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। ये गले सड़े मटेरियल के ऊपर ग्रो करेंगे और उसको तोड़ेंगे, उससे चीज़ों को रिलीज़ करवा के खुद एब्जॉर्ब करवाएंगे, एब्जॉर्प्शन होगी, खुद इस्तेमाल करेंगे और फिर दूसरी चीज़ों को भी देंगे कि वो भी इस्तेमाल करें। यानी आप कह सकते हैं दुनिया में जो गंद है, गला सड़ा मटेरियल है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनिज्म की डेथ के बाद प्रोड्यूस होता है, उसको साफ़ करने का काम फंजाई को दिया गया और बैक्टीरिया को दिया। ये 2 ऑर्गेनिज्म हैं जो रिसाइकलर के ग्रुप में आते हैं, जो गले सड़े मटेरियल को तोड़ के उनसे फ़ायदेमंद चीज़ें निकाल के दोबारा इन्वायरमेंट में सेंड कर रहे होते हैं। तो इस वजह से, और ये एब्जॉर्टिव हेटेरोट्रोफ्स है, इसका मतलब कि हम डिस्कस कर चुके हैं। डिकम्पोजर्स, ये क्या है? ये ऑर्गेनिक मटेरियल यूजुअली
ये नहीं कि ऑर्गेनिक मटेरियल का यहाँ मतलब हमेशा डेड होगा, ये लिविंग पे भी काफ़ी सारे फंजाई ऐसे जो जिंदा प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, जिंदा एनिमल के, काफ़ी सारे इंसान के अंदर डिजीज ऐसी हैं जो फंगल हैं। तो बहरहाल इनको जब भी ऑर्गेनिक मटेरियल मिलेगा तो ये उस पर ग्रो करेंगे, अपने एंजाइम को बाहर निकालेंगे और फिर वो जो एंजाइम है जो उससे ऑर्गेनिक मालिक्यूल रिलीज होंगे उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एग्जांपल में आपने याद रखने यीस्ट। अच्छा, यीस्ट यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर का एक ऐसा ग्रुप है जो किंगडम फंजाई के अंदर आता है। इस वजह से हम जब किंगडम प्रोटिस्टा की बात करते हैं वहाँ लिखते हैं सारे यूनिसेलुलर नहीं, प्रीडोमिनेंटली यूनिसेलुलर, ज़्यादातर यूनिसेलुलर किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर शामिल किए गए। तो यीस्ट एक यूकैरियोट का ऐसा मेंबर है जो है तो यूनिसेलुलर, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक किससे रिलेटेड है? फंजाई से रिलेटेड है। तो आपने यहाँ ये नहीं कहना कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो किंगडम प्रोटिस्टा में है, तो वहाँ प्रीडोमिनेंटली का वर्ड लाजमी मेंशन करना है। उसके बाद किंगडम एनिमिलिया क्या करते हैं? ये अपनी खुराक को इंजेक्शन के ज़रिए से लेते हैं। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हैं, इनके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कंज्यूमर्स। प्लांट के लिए हम प्रोड्यूसर्स, फंजाई के लिए हम डिकम्पोजर्स या रिसाइकलर या रिड्यूसर्स, और एनिमल के लिए कंज्यूमर। ये अपने टर्म्स जहन में रखनी है क्योंकि ये खुराक को कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जो खुराक प्लांट बनाते हैं यूजली। इंजेस्टिव हेटरोट्रोफ्स हैं, इसकी समझ आपको आ गई होगी। ज़्यादातर इसमें मूवमेंट शो करते हैं और इनमें सेलुलोज, क्योंकि सेल वॉल नहीं होती तो इनमें सेलुलोज भी नहीं होते, जैसे बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं। तो इस तरह ये 5 ग्रुप बन गए, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम मुनैर। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कुछ प्लांट की तरह के हैं, कुछ फंजाई की तरह, लेकिन जो हम किंगडम प्लांटी का स्टैंडर्ड बनाते हैं, किंगडम फंजाई का स्टैंडर्ड बनाते हैं, किंगडम एनिमिलिया का स्टैंडर्ड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर होने के बावजूद वो उस किंगडम पर के स्टैंडर्ड पर फिट नहीं होते। तो हर वो ऑर्गेनिज्म जो बाकी किंगडम में फिट नहीं होता उसको किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया जाता है। तो ये तीसरी जो पॉइंट है अपने जहन में रखना है, किंगडम प्रोटिस्टा में ऐसे कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आ सकते हैं जो डू नॉट फिट इनटू द किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया। इस वजह से किंगडम प्रोटिस्टा के लिए आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, ये निकाले हुओं का घर है, ठीक है, ये शेल्टर होम है। शेल्टर होम से क्या मुराद है कि दुनिया में जितने भी, ठीक है, आप कह सकते हैं ऐसे लोग जिनका कोई संभालने वाला ना हो तो उसको शेल्टर होम में डाल दिया जाता है जिसको गवर्नमेंट संभालती। तो यानी आप कह सकते हैं बाकी सारे किंगडम से निकाले हुए ऑर्गेनिज्म को संभालने वाला एक ही घर है, वो किंगडम प्रोटिस्टा है। तो ये 3 किस्म की वैरायटी किंगडम प्रोटिस्टा में मौजूद। सबसे ज़्यादा जो डाइवर्स और वैरायटी रखने वाला किंगडम है वो किंगडम प्रोटिस्टा है, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे मेंबर ऐसे हैं जो इन 3 क्लासेस में फिट नहीं होते कॉम्प्लेक्स है, उसको इसमें डाल दिया जाता है। तो इस तरह ये 5 किंगडम रॉबर्ट व्हिटेकर ने बनाए। अब ये जो 5 किंगडम बने, कुछ मॉडिफिकेशन फिर लाइन मार्गुलिस, कर्लिन, शेवार्ट्स 1988, ये सन आपको याद होना चाहिए। जिस वक्त मज़ीद रिसर्च आगे बनी तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट का ख्याल था कि ये जो 5 किंगडम सिस्टम है ये अनसफिशिएंट है, ये अनसफिशिएंट है, मज़ीद किंगडम बनाने चाहिए। तो लेकिन ये लाइन मार्गुलिस एंड कर्लिन शेवार्ट ये आखिरी दम तक लड़े और उनका ख्याल था कि 5 किंगडम सिस्टम ये सफिशेंट है सारे ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के लिए। जो साइंटिस्ट एतराज़ उठाते थे उनका ये मुंह तोड़ जवाब देते थे, और ये सबसे आप कह सकते हैं 5 किंगडम सिस्टम को प्रेजेंट करने के बाद जो सबसे बड़े डिफेंडर हैं 5 किंगडम सिस्टम के, वो लाइन मार्गुलिस और कर्लिन शेवार्ट्स हैं। इन्होंने कहा ये सिस्टम बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी इसमें बेस को बदल दें। बेस से क्या मुराद है, क्योंकि जब बेस का मेयार कम होगा तो वैरायटी के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर हम कहें सपोज हम एक क्लास बनाना चाहते हैं और अच्छी क्लास बनाना चाहते हैं, लेकिन हम सिर्फ रखें कि जिसने मैट्रिक पास किया हो, एक ही मेयार रखें, तो इसमें कभी भी एक अच्छी क्लास नहीं बन सकती।
लेकिन अगर हम कहें मैट्रिक पास भी हो, साइंस भी हो, उसके बाद उसके नंबर भी अच्छे हों, इंग्लिश मीडियम भी हो, तो 8-9 बेसिस को जब हम बनाएंगे उसके बाद जो ग्रुप बनेगा वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। तो इन्होंने बेसिस के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जेनेटिक्स को देखते हुए और ऑर्गेनेली ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये 2 किस्म के ऑर्गेनेलीज हैं जिनको कहा जाता है ऑर्गेनेली ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन। ये लाइन मार्गुलिस ने एक थ्योरी पेश की थी जो इनको रिप्रेजेंट करती है कि इनको ऑर्गेनेली ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन क्यों कहा जाता है। बेसिकली जब हम इस हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो इस हाइपोथेसिस को पेश किया था लाइन मार्गुलिस ने। उसने कहा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल, ये वैसे हाइपोथेसिस ऐसा है जो बताता है कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट कैसे बने। आपको पता है प्रोकैरियोट्स में कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन यूकैरियोट्स में होते हैं। तो ये किस तरह प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक सेल्स बन गए कि ऐसा सेल जिसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ना हो, उससे ऐसा सेल बन गया जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मौजूद हो। बेसिकली एक पूरी थ्योरी है, इसकी थोड़ी सी मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ। एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस का मतलब, सिम्बियोसिस के किसको कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का इकट्ठे रहना, ये सिम्बियोसिस कहलाता है। एंडो से क्या मुराद है, अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे के अंदर रह रहा है तो वो एंडोसिम्बियोसिस बनेगा। तो लाइन मार्गुलिस ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसमें उसने कहा कि काफ़ी सारे ऑर्गेनेली इस एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस की वजह से बने। उसने कहा कि शुरू में एक बहुत बड़ा बैक्टीरिया, उसने बाई चांस एक ऐसे बैक्टीरिया को इंगल्फ किया जो साइनोबैक्टीरिया था। साइनो ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है कि ये इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, इन्वायरमेंट से लाइट लेता है, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेता है और बदले में फूड बनाता है। तो उसने कहा कि एक दिन ऐसा हुआ कि ये जो आप कह सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया है, ये बड़े बैक्टीरिया के करीब आया तो बड़े बैक्टीरिया ने इसको इंगल्फ कर लिया एंडोसाइटोसिस के ज़रिए से। एंडोसाइटोसिस का मैकेनिज्म आपको पता है कि इसमें बैक्टीरिया करीब आता है, मेम्ब्रेन इनफोल्ड होती है, उसके बाद फूड वैक्यूल बन जाते हैं और उसके अंदर ये बैक्टीरिया इस तरह आ गया। अब जो ही फूड वैक्यूल बनता है, सेल उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सेल ने इसको डाइजेस्ट करने की बजाय इससे काम लेना शुरू कर दिया। काम लेना क्या शुरू किया, इसको सेल ने खुद कार्बन डाइऑक्साइड दी, खुद आप कह सकते हैं कि वाटर दिया, खुद लाइट दी और बदले में से फूड बनवा ली। और ये रिलेशनशिप इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा कि जो इसके अगले आने वाली जनरेशन्स थी उनमें भी ये रिलेशनशिप बाकी रहा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो अंदर वाला बैक्टीरिया है ये इस बड़े बैक्टीरिया का परमानेंट पार्ट बन गया, उसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी यही करता है ना कि बॉडी के ज़रिए से, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए से ये लाइट भी लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेता है, पानी भी लेता है और बदले में क्या बना के देता है, फूड बना के देता है। बिल्कुल इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी ये है कि एक ऐसा बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके अपनी बॉडी में फूड को तोड़ता है, तो उसको हम कहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये भी बाई चांस एंडोसाइटोसिस के ज़रिए से अंदर आया और इस सेल ने बजाय इसको डाइजेस्ट करने के इससे भी काम लेना शुरू किया कि सिर्फ इसको फूड देता, ऑक्सीजन देता और बदले में ये एटीपी बना के दे देता, बदले में एटीपी बना के दे देता। और ये रिलेशनशिप जब एस्टेब्लिश हुआ, फिर जनरेशन में ये रिलेशनशिप मूव किया, तो बाद में यही वाला जो बैक्टीरिया ये किस में कन्वर्ट हुआ, ये माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आप देखें दोनों चीज़ों में, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, दोनों में डबल मेम्ब्रेन है। यानी इस हाइपोथेसिस को जो सबसे बड़ी सपोर्ट मिली है वो ये है कि ये डबल मेम्ब्रेन है। और आपको पता है कि एक मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की अपनी थी और एक मेम्ब्रेन वो थी जो बड़े बैक्टीरिया की थी, तो इस तरह ये डबल मेम्ब्रेन बनी। दूसरी बड़ा जो सपोर्ट इसको मिलती है एंडोहाइपोथेसिस को, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के अंदर सर्कुलर डीएनए है। बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, सर्कुलर डीएनए, जैसे ये बैक्टीरिया है ये सर्कुलर डीएनए, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्लोरोप्लास्ट में भी सर्कुलर डीएनए ये शो करता है कि शायद पुराने ज़माने में एक अलहदा से ऑर्गेनिज्म थी। तीसरी,
अब चूंकि बैक्टीरिया के बारे में हमें पता है इसके जो राइबोसोम है वो 30S और 50S होते हैं और मिलके 70S का पार्टिकल बनाते हैं बैक्टीरिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम का यही कॉम्बिनेशन है 30S प्लस 50S और बदले में क्या बनाते हैं 70S। तो ये तीन बड़ी लॉजिक्स थी जो इस एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस को सपोर्ट करती हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली बने हैं ये पुराने ज़माने में एक अलग से बैक्टीरिया थे, बाई चांस वो बड़े बैक्टीरिया के अंदर गए और बड़े बैक्टीरिया ने उनको डाइजेस्ट करने के बजाय अपना पार्ट बना लिया। तो इस वजह से ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आज भी बैक्टीरिया की तरह ये अपना काम खुद करते हैं। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो अपना काम खुद करता है, अपनी रेप्लिकेशन खुद करता है, अपनी प्रोटीन खुद बनाता है। तो आज भी ये सेल के अंदर तो रह रहे हैं लेकिन ये अपने काम खुद बनाते हैं। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है कि दे आर द सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। और तीन बड़ी एविडेंसेस इसको सपोर्ट कर रही हैं। इनके राइबोसोम बैक्टीरिया वाले हैं, इनमें DNA बैक्टीरिया वाला है और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो इस वजह से इनको कहा जाता है दे आर द ऑर्गेनेली ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन्स। तो ये चार बुनियादों के ऊपर उसने कहा कि अगर मज़ीद क्लासिफिकेशन की तो इन चीज़ों को भी कंसिडर करेंगे तो क्लासिफिकेशन अच्छी होगी। तो उन्होंने 5 ग्रुप को रिटेन रखा। नाम क्या दिया? किंगडम प्रोकैरियोटी, नाम क्या दिया? किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, नाम क्या दिया? किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम फंजाई। तो ये थोड़ी सी उन्होंने मॉडिफिकेशन की है। और जो आप कह सकते हैं ऑर्गेनेली ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन की थ्योरी को लाइन मार्गुलिस ने पेश किया था, जो मैंने अभी समझाई है एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.